केपलर का प्रथम नियम, जिसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं, ये नियम हमें बताता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। दीर्घवृत्त मतलब जैसे अंडे का आकार होता है, इस आकार में घूमता है। ये बताया था हमें केपलर के प्रथम नियम में। देखिए, इस केपलर से पहले माना जाता था कि जो ग्रह है हमारा, वो सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे एक वृत्त होता है, इस आकार में प्रत्येक ग्रह चक्कर लगाता है। मगर केपलर ने क्या बताया कि इसकी कक्षा जो होती है वृत्ताकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार होती है, जैसे एक अंडे का आकार होता है। तो ये इससे पता लगता है हमें ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब बताते हैं हमारा दूसरा नियम। देखिए, दूसरा नियम क्या बताता है। देखिए, दूसरा नियम को हम क्षेत्रीय चाल का नियम भी बोलते हैं। ये नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जो काल्पनिक रेखा मिला रही है, ये समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात इसे इस तरीके से समझिए, जैसे सूर्य है हमारा, सूर्य और ये कोई ग्रह है। जब इससे ग्रह दूर होता है तो ये थोड़ा हल्का हल्का स्लो स्लो चलता है, और इसको जो मिला रही है काल्पनिक रेखा, ये सूर्य को, और जब कुछ देर बाद यहाँ पर आ गया, इसको मिला रही है, जो इसके द्वारा जो तय किया गया क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना होगा। जब ये पास पास होगा इसके सूर्य के, तो ये बहुत तेजी से चलने लग जाएगा, और बहुत बहुत तेजी चलने की वजह से ये जो टोटल क्षेत्रफल इसने तय किया है, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे अगर ये 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक गया है, और उसके द्वारा जो तय किया गया क्षेत्रफल है, उतना ही यहाँ पर 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। इसलिए हम कहते हैं इसकी क्षेत्रीय चाल जो होती है वो नियत रहती है। इसी के नाम पर इसका नियम का नाम पड़ा क्षेत्रीय चाल का नियम। देखिए, क्षेत्रीय चाल का नियम हमें ये बताता है। क्षेत्रीय चाल कैसे लिखेंगे। देखिए, dA/dt क्षेत्रफल आ गया, और जिसके बटे में समा जाता है वो चाल बन जाता है। अगर हम dx/dt लिख दें, यानी कि दूरी का समय के साथ परिवर्तन, ये इसका चाल हो जाती है, वेग हो जाता है। ऐसे क्षेत्रफल का समय के साथ परिवर्तन क्या क्षेत्रीय चाल बराबर क्या होता है, J/2m। कई बार ये नियम आ जाता है कि ये समीकरण किस नियम का है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो पिंड है हमारा, ये ग्रह है, माना पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इससे कोई बाहर से बल नहीं मिल रहा, बाहर से बल नहीं मिल रहा, तो इसका कोणीय संवेग नियत रहता है J। तो इससे अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट है, तो टोटल चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि द्रव्यमान भी कांस्टेंट है। तो इसे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि J कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो पूरा चीज कांस्टेंट हो गया। इससे पता लगेगा कि इसकी क्षेत्रीय चाल जो है नियत है। देखिए, एक बार और समझा देता हूं। जब सूर्य से ग्रह दूर होता है तो इसकी चाल स्लो हो जाती है, और जब ये सूर्य के पास जाता है तो इसकी चाल जो हो जाती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, एक बार और आ जाता है कि ये किसके संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। चूंकि पिंड पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता, तो किसके संरक्षण पर आधारित है, कोणीय संवेग। कई बार पूछा गया है सवाल कि केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये किसके संरक्षण पर आधारित है, कोणीय संवेग के संरक्षण पर। ठीक है, अब आता है इसमें तीसरा नियम, जिसे हम आवर्तकाल का नियम भी बोलते हैं। इसने बताया था कि माना ये हमारा कोई ग्रह है और सूर्य कहीं पर है, तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो दीर्घवृत्ताकार को हम दो जगह बांट देते हैं। जैसे ये हमारा दीर्घवृत्त है, इसे हम दो जगह बांट देते हैं। एक तो उसकी लघु अक्ष होती है, ये छोटी वाली अक्ष, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने पर। एक ये होती है दीर्घ अक्ष। ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई जो होती है 2b होती है, और दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है। यहां से यहां तक की दूरी टोटल 2a हो गई, तो आधी कितनी हो गई, a, ये भी आधी हो गई। अब जो है ये तीसरा नियम हमारी इसी दीर्घ अक्ष पे संबंधित है। ये क्या बताता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर अगर घूम रहा है,
तो उसका जो आवर्तकाल होता है टी, इस आवर्तकाल का जो स्क्वायर होता है उस दीर्घवृत्ताकार जो पथ है हमारी उसकी दीर्घ अक्ष से इसके आधे की तीसरी घात के समानुपाती होता है। ये होता है इसका तीसरा